मैं गांव में रहने वाली मासूम सी लड़की थी। मेरे बड़े भैया गांव के सरपंच थे और दो छोटे भाई विदेश पढ़ने के लिए गए हुए थे, जबकि मुझे पढ़ाई लिखाई का कोई शौक नहीं था और मेरे एक भैया गांव में ही डॉक्टर थे। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी और खुशी खुशी गुजर रही थी। एक दिन मैंने अपने भैया से स्मार्टफोन की मांग की। अक्सर मैं लोगों को देखा करती थी, आजकल सभी के पास मोबाइल है, लड़का हो या लड़की सब मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को देखकर मुझे भी मोबाइल चलाने की इच्छा होती थी, इसीलिए मैंने अपने भैया से मोबाइल की डिमांड की। मेरे बड़े भैया ने फौरन ही मुझे नया स्मार्टफोन दिला दिया। नया मोबाइल देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पर भी अपना अकाउंट बना लिया था। मैं अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक किया करती थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब मैंने सोशल मीडिया पर अपना फ़ोटो अपलोड किया तो बहुत सारे कमेंट और लाइक्स आने लगे थे। लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। एक दिन सोशल मीडिया पर मेरी बात एक अभिषेक नाम के लड़के से हुई। वो लड़का बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने मुझे समझाया कि तुम अपने फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड मत किया करो, लोग लड़कियों के फ़ोटोज़ का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तभी मैंने अपने सारे फ़ोटो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए। धीरे धीरे मेरी दोस्ती अभिषेक से बढ़ने लगी और हम दोनों की दोस्ती देखते ही देखते कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। मैं रोज़ाना अभिषेक से फ़ोन पर बात किया करती थी और मेरी अभिषेक से चैटिंग भी होती थी। मैं गांव में रहने वाली लड़की थी और अभिषेक शहर का रहने वाला लड़का था। अभिषेक मुझे बहुत प्यार करने लगा था और मैं भी अभिषेक से बहुत प्यार करने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खोते चले जा रहे थे। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे भैया ने गांव के ही वकील के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है, लेकिन मैं तो अभिषेक से प्यार करती थी, फिर मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती थी। मैंने अपनी भाभी को अपने बारे में बता दिया था और ये भी बता दिया था कि मेरी बातचीत अभिषेक से किस तरह से शुरू हुई थी। भाभी ने जब भैया को बताया कि स्नेहा किसी लड़के से प्यार करती है और उस लड़के की बातचीत उससे सोशल मीडिया पर हुई, तो भैया ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। उनका कहना था कि इस लड़के से बातचीत करना बंद कर दो, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आते, ऐसे लोग हमेशा धोखा देते हैं। सोशल मीडिया पर रहने वाले ज़्यादातर लड़के लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें धोखा दे देते हैं, लेकिन अभिषेक ऐसा लड़का नहीं था। मैंने अपने भैया को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। भैया चाहते थे कि मैं अभिषेक को भूल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। जब मैंने इस बारे में अभिषेक को बताया तो उसने मुझसे कहा कि तुम अपने घर से भाग जाओ, मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। भैया ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने भैया की एक न सुनी और एक दिन मैं रात के अंधेरे में अपने घर से भाग गई। चोरी चुपके जब मैं रात के अंधेरे में अपने घर से भागी तो कोई भी मुझे देख नहीं पाया था और अभिषेक के बताए हुए पते पर चली गई। जब पहली बार मेरी मुलाकात अभिषेक से हुई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मैंने पहली बार अभिषेक को देखा था। अभिषेक भी मुझे देखते ही बहुत खुश हो गया था। अभिषेक के परिवार में कोई नहीं था और जिस शहर में अभिषेक रहता था उसने मुझे भी अपने साथ वहीं पर रख लिया था। अभिषेक किराए के मकान में रहता था। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी बन गए और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अभिषेक बहुत मेहनती लड़का था, वो अपना काम बहुत मेहनत से करता था। अभिषेक के साथ जिंदगी गुजारकर मैं बहुत खुश थी। मैं अपने घर से भागकर आ गई थी। ज़रूर मेरे भाइयों ने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। अगर मैं अपना घर छोड़कर नहीं आती तो मेरे भैया मेरी शादी कहीं और कर देते और मैं अभिषेक से अलग होना नहीं चाहती थी। मुझे अभिषेक से इतना ज़्यादा प्यार हो गया था कि मैं अभिषेक के प्यार में दीवानी हो गई थी। अभिषेक मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा किया करते थे। उनको एहसास था कि मैं उनकी खातिर अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ। अपनी ज़िंदगी का ये फैसला करके मैं कभी भी नहीं पछताई थी, लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जो शायद कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी खुशियों को अचानक ही किसी की नज़र लग गई थी। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं भागते हुए अस्पताल गई तो मैंने देखा कि मेरे पति ने मौत को गले लगा लिया है। मेरे पति की जान चली गई थी। इसका मतलब मेरी तो सारी जिंदगी ही उजड़ गई थी। जिसकी खातिर मैं गांव से शहर आ गई थी, आज वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। रो रो कर मेरा तो बुरा हाल हो गया था। मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया।
मेरे पति का इस दुनिया में कोई और नहीं था और अब तो मेरा भी इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था और वो भी अब मुझे छोड़कर चले गए थे। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरी सारी आईडी वगैरह सब मेरे भाइयों के घर पर ही मौजूद थी। मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास मेरी अपनी पहचान के लिए कोई सबूत नहीं था, क्योंकि अभी मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने ही गुजरे थे। अभिषेक के मरने के बाद मैंने अपने भाइयों से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो और अब वापस कभी तुम्हें हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। और हमने सारे गांव में ये खबर फैला दी है कि तुम मर चुकी हो। यहाँ तक कि हमने किसी की झूठी लाश लाकर ये कह दिया था कि ये तुम हो और एक हादसे में तुम्हारी मौत हो गई। वैसे तो मुझे पता था कि मुझे अपने भाइयों से यही जवाब मिलेगा, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारती। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े थे। अभिषेक को मरे हुए 1 महीना हो चुका था। कुछ दिनों तक तो आस पड़ोस के लोग मेरी मदद करते रहे, लेकिन कोई किसी की कब तक मदद कर सकता है। मैं घर की कोई ना कोई चीज बेचकर अपना गुजारा करती रहती थी, लेकिन मकान मालिक ने किराया ना देने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी के इतने बुरे दिन आ गए थे कि मैंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया था। कोई मुझे खाना दे दिया करता था तो मैं खा लिया करती, वरना मैं भूखी फिरती रहती थी। मेरी ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जा रही थी। एक दिन मैं सड़क के किनारे बैठी हुई भीख मांग रही थी। मेरे पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए मैं सड़कों पर बैठकर अपना दिन और रात गुजार दिया करती थी। उस दिन एक आदमी ने मुझे भीख दी। मैं भूख से मरने वाली थी। मैंने उस आदमी के पैर पकड़ लिए। मैं कहने लगी कि साहब, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ के मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं किराए पर रहा करती थी और रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा कर रही थी। अब तो घर में वो रूखी सूखी रोटी भी खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। प्लीज़ साहब, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, वरना मैं भूखी मर जाऊंगी। उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे घर चल सकती हो? ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी मजबूरी है, मेरी पत्नी मर चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की परवरिश करो। मेरे पास एक बेटा है जिसकी उम्र 4 साल है। अगर तुम उसकी परवरिश कर सकती हो तो मैं तुम्हें घर में खाने पीने के लिए सब कुछ दे दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। वैसे भी मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं था। मकान मालिक ने भी मुझे घर से निकाल दिया था। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी। कोई मुझे खाना खिला देता था तो खा लेती थी, और अगर कोई मुझे खाना नहीं देता था तो मैं भूखी फिरती थी। यही सब सोचते हुए मैं उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। वैसे भी मुझे उस टाइम खाने के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं फ़ौरन राज़ी हो गई और उस आदमी के साथ उसके घर चली गई। मैं उसके साथ गई तो उसका घर बहुत बड़ा था और वो बहुत अमीर आदमी था। उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 4 साल थी। उस आदमी ने मुझे खाना खिलाया और कहने लगा कि आराम से पेट भरकर तुम खाना खा लो। पहले तो मैंने पेट भर के खाना खाया। उस आदमी को भी मुझे देखकर ऐसा एहसास हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, इसीलिए उसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया था। खाना खाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम कौन हो, अपने बारे में मुझे सब कुछ बताओ। मेरी आंखों के सामने मेरा बीता हुआ कल घूम रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से इस आदमी को बीते हुए कल के बारे में बताऊं और कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं। लेकिन तुम मुझे अपने बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो। यहाँ पर तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इस घर में मैं अकेला ही रहता हूँ और सिर्फ मेरा बेटा रहता है, बाकी कोई नहीं रहता। घर में काम करने के लिए नौकर भी लगे हुए हैं। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम स्नेहा है और मैं बहुत अमीर परिवार की बेटी थी। मेरे 4 भाई हैं। मैं अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी और गांव की रहने वाली थी। सोशल मीडिया पर मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। उसी की खातिर मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ